नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किसान सुधा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए है किसान पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, इस पाठशाला में 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें दोनों दिन दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक डेढ़ घंटे के 2 सत्र होंगे। प्रथम दिवस में प्रथम सत्र में श्री अन्न के बारे में बात होगी, द्वितीय सत्र में खरीफ फसलोत्पादन के बारे में बात होगी और इसी प्रकार से द्वितीय दिवस में प्रथम सत्र में योजनाओं की जानकारी की बात होगी, जिसमें कृषि विभाग और उसके संबंधित जो विभाग हैं उनसे चर्चा होगी और द्वितीय सत्र में विविध विषय पराली प्रबंधन यानी कृषक उत्पादक संगठन की बात होगी। अब ये सारी बातें अगर हम एक ही दिन में करेंगे, एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपनी सुविधा के लिए हमने इसको 4 भागों में बांटा है। पहला है श्री अन्न, चैप्टर 1 हो जाएगा श्री अन्न। दूसरा चैप्टर होगा जिसका नाम होगा खरीफ फसलोत्पादन। तीसरा चैप्टर होगा योजनाओं की जानकारी और चौथा होगा विविध विषय। इस प्रकार से हम 4 चैप्टर में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे श्री अन्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्री अन्न यानी मोटा अनाज, जो आप देख सकते हैं। साथियों, बहुत ही अच्छा अवसर है हम लोगों को अपनी प्रतिभा को निखारने का, क्योंकि वास्तव में यही हम लोगों का कार्य है। प्रसार कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य है, जो कि किसान पाठशाला के माध्यम से हम लोगों को शुभ अवसर मिल रहा है। यही हम लोगों का कार्य है। हम लोगों को क्या करना है कि जो नवीनतम तकनीकी और नवीनतम जानकारियाँ होती हैं वो हमको ऊपर से ले जाके हमारे किसान भाइयों तक पहुँचानी है, और इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को उसको अडाप्ट करने में क्या समस्याएं आ रही हैं या उसको अडाप्ट करके उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसको फीडबैक लेके हमको अपने उच्च अधिकारियों या वैज्ञानिकों तक ले जाना है और उसकी समस्या का समाधान करके पुनः उनको वापस करना है। तो प्रसार कार्यक्रम का ये सिद्धांत हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें उनकी भी सुननी है, केवल अपनी ही नहीं बतानी है। तो जैसे हम लोग पहले दिन जाएंगे तो उसके पहले हमको कुछ वर्क करने होते हैं। वर्क करने का मतलब यह है कि हमको जो शेड्यूल दिया गया है, जो मॉड्यूल है हमारे पास, उस मॉड्यूल को आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से शीशे के सामने बोल कर उसको दोहरा लीजिए और अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर आप एक टॉपिक पे बोलना चाहें तो उस टॉपिक अगर आ जाए तो उसके बाद आप बोलना शुरू कर दें और उसके बारे में पूरी जानकारी हो। आप तभी अच्छे वक्ता बन सकते हैं जब आप अच्छे श्रोता बनेंगे। अच्छा टीचर वही बन पाता है जो अच्छा स्टूडेंट होता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानकारियाँ नहीं कलेक्ट करेंगे, तब तक आप किसी के सामने बोलने में झिझकेंगे। बोलने में झिझकने से बचने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप खुद के सामने प्रेजेंट होइए। आपने अपने शीशे के सामने खड़े होकर ये सारी बातें बोलनी हैं जो आपको किसान पाठशाला में किसान भाइयों को बतानी है। किसान भाई भी आपकी बात समझें, इसलिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करिए। बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकल चीज़ें यूज ना की जाएं। जैसे कि कोई भी चीज़ें हैं उसको हिंदी में, और जहाँ तक हो सके आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा में किसान भाइयों तक पहुँचाने का कार्य करें। तो किसान पाठशाला में देखा गया है कि जैसे प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में हम लोग श्री अन्न की बात करेंगे। तो दोस्तों, श्री अन्न के बारे में बहुत सारे किसान जो बुजुर्ग होंगे, आप लोग देखे होंगे कि किसान पाठशाला में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत बुजुर्ग होंगे, 70-80 साल 85 साल के हैं। तो आप लोग उनको मुखातिब करके ही बात कर सकते हैं और श्री अन्न के बारे में बता सकते हैं। पहले का काम जो आपको करना है वो आप 1-2 दिन पहले किसान पाठशाला के सूचना दे देनी है आपको गांव में कि हमारे यहाँ किसान पाठशाला का आयोजन होने वाला है। माननीय जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं, बीडीसी हैं या ब्लॉक प्रमुख जी हैं माननीय, उनको बुलाना है आपको, और किसानों के बैठने की व्यवस्था हो जाए। और अगर स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, अगर ब्लैक बोर्ड और अगर चाक मिल जा रही है तो उससे पढ़ाने में आपको आसानी होगी, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद जब जानकारी हो जाएगी, किसान भाई आ जाएंगे, तब वहाँ आप पहुँचेंगे और अपना पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। बात आपको वहाँ से शुरू करनी है कि क्यों आवश्यकता पड़ी श्री अन्न को इतना बढ़ावा देने की। हम सभी जानते हैं कि हरित क्रांति के पहले गेहूं धान इतना हमारे यहाँ नहीं होता था कि हम लोग जो है सारी जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति कर सकें। उस समय सांवा, पोतों, काकुन ये सारे मोटे अनाज होते थे, या जब आप किसान भाई से पूछेंगे तो वो स्वतः आपको बताएंगे कि हाँ साहब ऐसा होता था। उसके बाद से आपको शुरू करना है कि पहले डायबिटीज, शुगर, एसिडिटी
ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, अब क्यों होने लगी हैं। तो हम लोगों को बताना है कि बहुत पहले समय से ही हमारे यहाँ मोटे अनाज का जो है परंपरा रही है कि मोटे अनाज हम लोग प्रयोग करते थे, जिसमें फाइबर होते थे, विटामिन्स होते थे और खनिज होते थे। खनिज में जिंक वगैरह भी होता था, सोडियम होता था, रेसा होता था, कैल्शियम होता था, फास्फोरस होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। फोलिक एसिड होते थे, इम्यूनो एसिड होते थे। ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पेट में वातन का रोग नहीं होने देते हैं और आहार नाल को अच्छे से साफ़ करते हैं। और उसमें जो है एमिनो एसिड वगैरह सब होते हैं, फोलिक एसिड वगैरह, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे पेट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। और इनके सब के होने के कारण हमको दुनिया भर की बीमारियां नहीं होती हैं। उसके बाद आप लोगों को एक टेबल उसमें दी होगी, अभी आपको वीडियो में भी मिल जाएगा आगे। उस टेबल में कंपेयर किया गया है कि धान में, गेहूं में और हमारे जो मोटे अनाज हैं, सावा, कोदो, कापून, ज्वार, बाजरा, इसमें क्या अंतर होता है, उसमें रेशे में कितना अंतर होगा और आपके प्रोटीन में, वसा में, कैलोरी में कितना कितना अंतर है, ये आप उनको एक मोटे मोटे तरीके से बता सकते हैं कि इतना इतना इसका अंतर होता है और इसके खाने से क्या होता है। वर्गीकरण की बात आती है तो इसको सीधे से आपको समझना है। मुश्किल दो तरीके के होते हैं, एक आपका मेजर हो जाएंगे, एक माइनर हो जाएंगे। तो मेजर में आपके ज्वार, बाजरा, रागी आ जाते हैं और माइनर में बाकी सावा, कोदो, कुट्टू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसमें आ जाते हैं। फिर इसके जब उत्पादन तकनीक की बात करेंगे तो ज़्यादातर ये जो मोटे अनाज हैं हमारे यही जून, जुलाई और मध्य अगस्त तक आते हैं, ज़्यादातर जुलाई में ही होते हैं। जैसे रागी की बात कर ली, मंडुआ की बात कर ली जाए तो धान के पौध की जैसी इसकी रोपाई भी होती है और डायरेक्ट भी इसकी बुआई हो जाती है। तो इस तरह से, और इनकी जो प्रजातियां हैं इसको आप सबको लिख कर याद रखनी पड़ेंगी, कुछ अपने दिमाग में रखनी होगी और कुछ आपको लिख के रखनी पड़ेगी पर्ची में, जैसे आप उसको देख के याद कर सकें। तो इसके सारी की प्रजातियां आपको सबको याद होनी चाहिए। इसके प्रभावी बिंदु हो जाते हैं कि किसी में, जैसे सरसों में, राई में बिल्लीकरण होता था, तो इसी तरह से इसमें भी जो मुख्य बिंदु होंगे उसको भी हम लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हमको ये जरूर जानना जरूरी है कि आजकल जो जिसकी हम पाश्चात्य की नकल कर रहे हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर रहे हैं, उसमें देखा जाता है कि मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर हम लोग खूब बढ़िया से खा रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको देखें, कंपेयर करें, तो वो लोग हमारे जो मोटे अनाज हैं, नीम है, तुलसी हैं, इनकी सब की नकल वो लोग कर रहे हैं। तो हम अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। तो हमको पुनः वापस उसी समय में आना है जो आज के 40-50 साल पहले था। तो हमको वहाँ पे वापस आने के लिए इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए भारत सरकार ने 2018 में इसको राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था मोटे अनाज के लिए। और अब 2023 को इसको इंटरनेशनल यूएन ने भारत की ये योजना देखकर इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है मोटे अनाज के लिए 2023 को। इसलिए हमारी सरकार भी बढ़ावा दे रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में खान पान और स्वास्थ्य ही हमारा है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर बात आती है इसके प्रसंस्करण की। आप अच्छे अच्छे मॉल्स में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तो अच्छे अच्छे लोग, इसके बिस्किट बनते हैं, ठीक है, इसका चूड़ा बनता है, खिचड़ी बनती है, बिस्कुट बनता है, इडली बनता है और बालूशाही भी बनती है, शक्करपारा हो गया, खीरा हो गया, समोसे बनते हैं, हलवा बनती है, फ्राइड राइस बनता है, खीर बनता है, उपमा बनती है। उपवास में देखे होंगे आप लोग, कुट्टू का आटा प्रयोग होता है, केक होता है, इसी काफ़ी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो इसको सारे को प्रोसेसिंग करके भी हम ले सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी खाने के रूप में ले सकते हैं। तो इतना सब कुछ होते हुए फिर हमारे स्वास्थ्य को भी ये नुकसान नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेहूं के आटे में जो है ग्लूटीन नाम का होता है, जिससे वो आटा जो है गूंदने पे जो है चिपचिपा होता है, चिपकता है, तभी रोटियां गोल बनती हैं। तो ग्लूटीन इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और गेहूं के आटे में और मैदे में जो है फाइबर्स की कमी होती है, तो फाइबर इसमें ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब
पानी की जो नाली होती है वो अगर वो सकरी होती है तो पानी ज़्यादा प्रेशर से जाता है, और वही अगर थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है तो पानी बहुत आराम से जाता है। तो बीपी की जो समस्याएं आती है, जो फैट कोलेस्ट्रॉल हमारे नलियों में जम जाता है, तो चाहे नसें हो चाहे आहार नाल हो, जब उसके किनारे किनारे कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह जम जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पे डायबिटीज, शुगर, ये सब गैस की प्रॉब्लम, दुनिया भर की समस्याएं आने लगती हैं। ये पहले के समय में क्यों नहीं होती थी? इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो लोग खाते थे, ऐसा चीज़ खाते थे कि जो हमारे पेट की बढ़िया से सफाई कर देता था। ये सारी चीज़ें जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका आटा भी बन सकता है, चावल भी बन सकता है। तो जो आटा, चावल, ये सब चीज़ें बना के इसका हम लोग खा सकते हैं। तो ये प्राइमरी इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है, जो सफाई करके इसके दाने हो जाते हैं, चावल बना देते हैं। तो ये इसकी सब प्राइमरी चीज़ प्रोसेसिंग हो गई। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आती है जो रेडी टू ईट, जो सीधा खाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे बिस्किट वगैरह बन जाते हैं इसके, तो इसको खाने में प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें क्या है कि लिपिड्स वगैरह होते हैं और एमिनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल, तो वो ल्यूसिन वगैरह, लाइसिन वगैरह आप लोगों ने जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करती हैं, ब्लड शुगर, बीपी, ये सारी चीज़ें दूर करती हैं। तो हम लोगों को इसको निश्चित रूप से अपनाना चाहिए, और इसको अपनाने से निश्चित रूप से हमारे जो सरकार भी यही चाह रही है कि हम लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण हो, और हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इसको संरक्षित करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे आप लोग देखे होंगे कि ये जो रागी मंडुआ है, इसको पहले गांव में आपके यहाँ भी कुछ कहते थे, लोकल नाम में इसको मकरा बोला जाता है। इसकी रोटी बनती थी, मतलब बीच में आलू भर के, और इसके ऊपर बनता था, काली काली रोटी बनती थी। तो खाने में भी स्वादिष्ट होती थी और पाचन के लिए भी अच्छी होती थी। तो ये सारी चीज़ें अब विलुप्त होती जा रही हैं। सांवा का चावल पता नहीं आप लोगों ने खाया है कि नहीं, हमने तो खाया है। ये सारी चीज़ें पाचन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इसको निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए और इसको सभी को बताएं। और आसपास कहीं किसानों ने बोया तो आप लोग भी उनसे ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने इसको लगाया है, आप लोग भी खाइए, और आप लोगों के द्वारा भी जैसे किसानों से क्रय करके आप लोग भी अपने स्वास्थ्य को सही रखें और श्री अन्न को बढ़ावा देने में अपनी भागीदारी साबित करें। तो इससे भी किसानों का मनोबल बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ अब आप लोग देखिएगा कि ये पत्रिका जो जनवरी 2023 के अंक में है, इसकी फ़ोटो हम लगा दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और किसान पाठशाला के बाद भी क्योंकि पूरे साल ये चलना है और आगे भी इसको बढ़ावा देना है, तो ये पत्रिका केवल मोटे अनाज के लिए ही है, जनवरी 2023 का अंक है। और इसके कुछ थोड़े थोड़े फ़ोटोग्राफ्स भी लगा दिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये सारी चीज़ें आप देख के ही तो वीडियो को बंद करिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, सब जानते हैं, अच्छे से किए भी हैं और बेहतर तरीके से ही कर सकते हैं। तो बेझिझक जाइए और किसान कल्याण में अपनी भूमिका निभाइए। सभी को जय हिंद, जय भारत।